इस मंच पर उपस्थित श्री मोहन प्रकाश जी, कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश श्री नाना पटोले जी, अभी जोरदार तकरीर करके अपना स्थान ग्रहण किए श्री नितिन राउत जी, महाविकास आघाड़ी के सभी साथीगण, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, माताएं, युवा मित्रों और दूर दूर से अपने घर या दुकान पे बैठ के सुनने वाले मेरे बंधु और मीडिया के मेरे दोस्तों, आपने तो अभी डॉक्टर नितिन की तफसीली से भाषण सुनी है कि मैं उतना लंबा भाषण नहीं करना चाहता, क्योंकि वो यहाँ के उम्मीदवार है, अपने कामों को बताया, अपने एरिया के लिए काम क्या किया, इसके बारे में वो पूरा सविस्तर से उसका चित्र आपके सामने रखा। आपको याद होगा पिछले साल कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस हमने नागपुर में मनाया था। देश भर के कांग्रेस जन नागपुर में पहुंचे थे और यहाँ पर इसलिए हमने रखा था, जो नागपुर बाबा साहब अंबेडकर की कर्मभूमि है और जो उन्होंने भारत के लोगों को दीक्षा देकर बौद्ध धर्म की उसका नींव अगर किसी ने डाला है, बाबा साहब अंबेडकर नागपुर में डाले। इसीलिए दीन दलित लोग, पिछड़े लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, उसके साथ शाहू महाराज को नमन करते हैं, महात्मा फुले जी को नमन करते हैं, राज्य के जो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं और ये सभी नेताओं को याद करने का एक ही उद्देश्य है। इन नेताओं ने उनकी एक पहचान बनाई है और आइडियोलॉजी के लिए वो मशहूर है और उन्होंने समता का, समानता का एक विचारधारा इस देश को दिया। उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो नागपुर के जनता को जाता है और नागपुर के लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने संघर्ष करके बाबा साहब अंबेडकर को हिम्मत दिलाई, प्रोत्साहित किया और उसके वजह से बाबा साहब अंबेडकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
बंगाल से लेकर हमारे गुजरात तक उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ी। अब बहुत लोग उठ गए हैं जो बाबा साहब के बारे में 10-15 साल पहले कुछ भी बात ही नहीं करते थे। यहां तक कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसको नफरत करते थे। वो कहते थे, जसा आमचे नितीननी सांगितलं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो बनाया गया है वो संविधान हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर बनाना है, बनता भी है इस देश का संविधान, तो मनुस्मृति के आधार पर बनाना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने इस संविधान को दिल्ली में जलाया, नागपुर में उसके खिलाफ आंदोलन किया और उस विचारधारा के खिलाफ वो लड़ते रहे। आज मोदी आते हैं नागपुर में, बाबा साहब की फोटो उनके सभाओं में चलती है, वो नमन करते हैं। अरे बाबा, हमको ये बोलिए, यही चीज आप 11 साल पहले क्यों नहीं किया? आपके दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो क्यों नहीं लगाई? बीजेपी के लोगों से पूछता हूं, आप कभी बीजेपी के ऑफिस में पहले अम्बेडकर का फोटो लगाते थे? क्या आरएसएस का आज भी लगाते हैं? कभी देश का झंडा, तिरंगा झंडा कभी आपके ऑफिसों के ऊपर फहराया है? नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखा हुआ संविधान इस देश में चले। उसीलिए उसको वो छोटा छोटा कतर कतर के बदलाव करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप संविधान को बचाने की लड़ाई करना है, इसीलिए आप हमारे डॉक्टर नितिन को वोट देना है। उनके लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, देश के गरीबों के लिए देना है। नहीं तो नहीं बच सकते हम। क्यों? मैं उदाहरण दूंगा। अगर मोदी जी इस वक्त बहुमत में रहते थे तो वो कितने संविधान के अमेंडमेंट करते थे मुझे मालूम नहीं। अब जो वो बहुमत उनको नहीं मिली, पहले तो बोलते थे अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी लाएगा 400 पार। अब कहाँ है भाई तुम्हारे 400 पार? अब 240 बचे, वो भी उधर इधर गड़बड़ करके वहां पर आए हैं और अपने हुकूमत को 2 टांग लगा लिए हैं। मोदी जी के 2 पैर है, दोनों नकली है। अब पूछेंगे कैसा? एक तो टीडीपी की टांग है, दूसरा टांग है जेडीयू का, बिहार के हमारे नीतीश कुमार का। अगर वो दोनों टांग आप निकाल दो, मोदी जी चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, बैठे जगह बैठना पड़ेगा। बैठने जगह बैठना पड़ेगा। और तुम संविधान की बात करते हो बदलने की?
अगर संविधान को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार आरएसएस होगी और मोदी होंगे, दूसरे कोई नहीं, क्योंकि आपकी विचारधारा हमेशा यही कहती है। अब इधर इधर ये भी बात कर रहे हैं, जो एक साधु जी आए हैं, त्यागी क्या, योगी, योगी, मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वो ये बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो, और झूठ बोलने में आप ही हो। 15 लाख का झूठ बोले, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोले, किसानों के एमपीएस का झूठ बोले, बच्चों को स्कॉलरशिप देने का झूठ बोले, झूठ के ऊपर झूठ। इसीलिए मैं बोलता हूं, मोदी साहब, आप झूठों के सरदार हो। काय? अरे मराठीपेक्षा मला जरा एवढं आहे की मराठी समजते। आता नितीन राऊतच हिंदीमध्ये बोलला, मला कशाला मराठीत बोला? आणि मी चुकून काहीतरी बोललो ते उद्या माझ्या डोक्यावर येईल आणि नितीन म्हणेल की असं जे येत नाही ते कशाला बोलावं, साहेब माझे वोट खराब केले म्हणते। तर ये जो है, इन्होंने बांटने का काम खुद किया। कैसा? इन्होंने तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे, हजारों सालों से सप्रेस करे, हमको काटते ही आ रहे हैं। बांटे कैसा? इस देश में मनुस्मृति बनाए, मनुस्मृति में पहले ही बांट दिए। एक है ब्राह्मण, हमारे ओम प्रकाश साहब बैठे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ब्राह्मण। दूसरे योगी वाले, एक बैठे ब्राह्मण, दूसरे बैठे क्षत्रिय, तीसरे बैठे वैश्य, चौथे बैठे शूद्र, और एक क्लास निकला उसमें अति शूद्र। अरे पहले 5 लोगों को तो आपने ही बांटा, तो एक ही कहां रखे आप? कहां है यूनिटी? और मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो वो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ। और एक होने की बात करो तुम। मैं वोटों के लिए एक होना और बांटना लोगों को आप काम करते हैं। कांग्रेस कभी ये बात नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा एक होके, एक रह के देश के लिए काम करी। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी अपना प्राण दिए। उसका प्राण लिए कौन? कौन लिए? तुमको वो भी याद नहीं, तो इसीलिए वो वोट कैसा देंगे आप नितिन? हाँ, गोडसे ने मारा। और देश को एकता रखने के लिए जो कांग्रेस पार्टी की गरीबों की नेता थी इंदिरा गांधी, उसको कौन मारे? यही विचारधारा वाले। हम एक रखना तो गोलियां हमारे ऊपर ही चलती है। राजीव गांधी जी इस देश को एक रखना चाहते थे, एक रखने की कोशिश किए, उनको भी आपने मारे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब उनको मारते हो आप खुश रहते हो। और एक बात हमेशा बोलते हैं, इस खास करके हमारे
लोगों को भड़काने के लिए। देखो, कांग्रेस वाले देश में जाति आधारित, ये भाई ये नीचे आ रहा है इसको, जाति आधारित जनगणना करके लोगों का डिवीजन करना चाहते हैं। अरे जाति आधारित जनगणना अगर किए तो उसमें गलती क्या है? सेंसस तो हर 10 साल को होता है। अगर सेंसस शेड्यूल कास्ट का सेंसस नहीं होता तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कैसा मिलता? ट्राइबल का अगर जनगणना नहीं होती तो उनको उनका संख्या के अनुसार उनको रिजर्वेशन कैसा मिलता? और उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, अति पिछड़े लोगों के लिए ये सेंसस की जरूरत है। हमको उनकी गरीबी देखना है, उसमें क्या है, शिक्षा क्या है, नौकरी कितने मिले, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो मोदी जी बोलते हैं ये कांग्रेस वाले डिवाइड कर रहे हैं। भाई आप खुश हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चंदा पट्टी तो मिलता है अपने पार्टी के लोगों को चुनने के लिए। आप ऐसी बातें कर सकते हो। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, काम नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसीलिए तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। विद्या हासिल करो, संगठित हो जाओ और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो, ये बाबा साहब का कहना है। इसीलिए आज हमारे बच्चे थोड़ा कुछ पढ़ने में, गरीबों के बच्चे आगे आ रहे हैं, लेकिन वो सहन नहीं कर रहे। मोदी जी तो हमेशा डिवाइड करने की बात करते हैं। अब चतुर्वर्ण में डिवीजन पहले से ही आप करके रखा है, मनुस्मृति में, तो अब क्यों आप ये बात कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। और तीसरी चीज, देखो, देश को एक रखना है, हमको समाज को एक रखना है और इस देश का प्रगति करना है। मैं उनको कहना चाहता हूं, देश की प्रगति सिर्फ 4 बड़े उद्योगपति को सहुलत देने से नहीं होता, अदानी अंबानी से नहीं होता। अरे गरीबों को जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास विद्या नहीं, खाने के लिए नहीं, उनकी मदद करो, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कभी कभी, मोदी साहब सिर्फ इलेक्शन में बहुत फिरते हैं और अपनी बात इलेक्शन में ही बोलते हैं, और हमेशा मुझे तो बोलते हैं खड़गे जी जो भी कहते हैं सब झूठ है, और कांग्रेस की गारंटी जो है वो सब झूठ है। अरे झूठ है, आप बोल रहे हैं तो बताओ क्या झूठ है। हमने तेलंगाना में किया है गारंटीज को, हमने कर्नाटक में किया है, हमने हिमाचल में किया है, और बगैर बजट के सिवाय हम नहीं किए। बजट उसमें रखकर ही हम बोले हैं, लेकिन मोदी जी नहीं, देखो वो सब इतना फ्री भी देके लोगों को वो देने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको चंद आंकड़े आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कभी मोदी जी अगर आपको मिले
नहीं, अगर कहीं अगर मिले, खासकर हमारे पत्रकार मित्रों को आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मिले, तो आप पूछिए, उनसे पूछिए कि साहब आपने कर्नाटक का बजट देखा है? मैं बताऊंगा, कर्नाटक का बजट में गृह लक्ष्मी योजना को यानी 2000 यूनिट फ्री देने का हमने वायदा किया था। उसमें 9,657 करोड़ रुपए हमने रखा था। उसमें 5,164 करोड़ अब तक खर्च हो गए। 47% बजट खर्च हुआ है। और शक्ति बस फ्री ट्रैवल करने का हमारे माताओं बहनों के लिए, ये उसमें 5,000 रखे थे हम, उसमें 2,708 रुपए अब तक खर्च हो गए। गृह लक्ष्मी योजना, यहां पर तो कितना देते हैं महाराष्ट्र में? 1500। अरे भाई, आपसे पहले कर्नाटक में 2,000 रुपए उस महिला को दिया जाता, महिला को जो घर की मुखिया रहती है, उसको हम 2,000 रुपए दे रहे हैं। उसके लिए अब तक हमने खर्च किया 13,451 करोड़, और उसके लिए बजट रखे हैं 28,608 करोड़। अन्न भाग्य यानी 5 केजी बढ़ देने के लिए हमने 8,000 करोड़ रखा है। 2,800 अब तक खर्च हुआ है। युवा निधि यानी युवकों को, जैसा हमारे 5 जो यहाँ के अपने गारंटीज है, वैसा ये 5 गारंटी हमने कर्नाटक में दिया। वो युवा निधि में 650 करोड़ है, उसमें 108 करोड़ अब तक खर्च हो गए। ये है हमारा हिसाब। आपका हिसाब दो ना, 15 लाख कहाँ गए, हिसाब दो। 2 करोड़ नौकरी किधर गए? अब 11 करोड़ बोले तो कम से कम 11 दूनी 24, सॉरी 10, 20 आणि 2 22। तो वो बताओ नौकरी कहाँ गए? और आप बताओ किसान को देने का कहाँ गए? ये सब तो झूठ आप बोलते हो, और झूठों के सरदार आप हो, और हमको बार बार बोलते हो कांग्रेस झूठ बोलती है। और मजे की बात, हम पे वो लगा रहे हैं ये लोगों को भ्रमित करने का। भाइयों और बहनों, कांग्रेस झूठ बोलती है, ये कुछ नहीं की लोगों को फंसा रही है। भाई, हम नहीं फंसा रहे, आप फंसा रहे, झूठ बोल रहे, भ्रमित कर रहे, और इसीलिए उनसे दूर रहना आप लोगों का काम है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये आरएसएस और बीजेपी क्या है, ये विष के जैसा है। अगर आप बोलेंगे ये विष बोले तो कैसा रहता, थोड़ा चाट के देखेंगे बोल के, अगर विष को चाटे तो आदमी जिंदा रहता। प्रकाश जी, ओम प्रकाश, अरे बम्बन लोग इधर सुनना जरा, तुम उधर बड़े थे। हाँ, चाट के देखे तो अगर विष को नहीं, उसी आपके थ्रो ही चिपकेगी ना उनको। तो 22 उनको अगर विष, आप विष को अगर थोड़ा चाट के देखते अगर बोले तो आप मरेंगे। वैसा ही एक बार बीजेपी को देखेंगे समझकर, उनको फुल पावर महाराष्ट्र में दे देंगे तो आप सभी लोग मर जाएंगे। मैं एक सच्ची बोल रहा हूं। कुछ बचे हैं हम, ये संविधान के वजह से बचे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के उसूल के वजह से बचे हैं, उनके आइडियोलॉजी के
बचे हैं। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दी है, उस आइडियोलॉजी से हम बचे। बड़े बड़े कारखाने उन्होंने लाए, बहुत से लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, उसके वजह से बचे। और ये बोले, परसों राहुल गांधी आए थे, ये बताने के बाद बोले ये जो लाल किताब है ये नक्सल, अर्बन नक्सलवादियों का है। अरे लाल होने से अर्बन नक्सलवादी होता है? ऐसा है भी, पानी तेरा रंग कैसा है बोले तो जो मिला है वैसा है। अगर अब उसमें लाल मिलाओ, लाल हो जाता पानी। आप फिर हरा रंग मिलाओ, हरा होता है। पीला मिलाओ, पीला होता है। ये संविधान है, इसका अंदर जो भी है सब कुछ है। उन्होंने क्या बोला कि राहुल गांधी जो बताते हैं वो ब्लैंक पेपर से अंदर, क्या बोलते हैं उसको, खाली कोरे कागज। देखो, इसको पढ़ो, अगर कहीं है तो नितिन रावत साहब एक कॉपी उनको भेजो ताकि मालूम होने दो कि ये रेड बुक जो भी छोटा हैंडबुक बना है ये वकील वो अपने पास रखते हैं, पार्लियामेंट में भी सब लोग रखते हैं साथ में। तो उनको अगर नहीं मिला ये किताब तो मेरे तरफ से आप उनको दीजिए और वो उनको बोलिए साहब इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल इसमें है। छुआछूत अगर उसके खिलाफ कोई करा वो भी लिखा है। सब लोग मिलके चलना ये भी लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर का उसूल ये था इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये तीन महत्व के हैं। इनके पास ना इक्वालिटी है, उनके पास ना लिबर्टी है, ना उनके पास बंधुत्व है, यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारा। बंधुत्व बोलते हैं, ठीक है, भाईचारा। और ये जो फ्रेटर्निटी भी उनके पास नहीं। ये सब ढोगले, झूठ बोलने वाले, ये झूठों का एक गैंग है। और इतिहास को भी ये ऊंचे ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इसीलिए कम से कम आपको मालूम नहीं है तो हम आपको ये रेड बुक इसलिए दे रहे, छोटा है बोल के। अगर आपको नीला बुक होना है हमारे को पार्लियामेंट में देते हैं, मैं लिया हूँ, एक कॉपी उनको जरूर भेजूंगा अगर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके साथ वो चलते ही नहीं, उनको कभी आवश्यकता नहीं गिरी। वो संविधान के तहत आप नहीं चलने वालों को कहाँ फुर्सत है? आप तो मनुस्मृति पढ़ते हो, आप चतुर्वर्ण की हिफाजत करने की कोशिश करते हो। तो बंधुओं, ऐसे लोगों से दूर रखो। ये देश के हित में नहीं है। देश के लोगों को ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से हाँ, इस जो गरीब तबका है ये जहां थे वहीं। तो इसीलिए आप समझेंगे कि बार बार ये संविधान की बात क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं, सारा जान दलित, आदिवासी, पिछड़े हुए लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनके लिए अगर कोई किताब है तो एक ही है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है, दूसरा कोई नहीं है। इसी के वजह से हम जी रहे हैं। इसको सुरक्षित रखना हमारा काम है। तो इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं ये कहूंगा कि आने वाले चुनाव में हाथ को वोट देकर, पंजा को वोट देकर डॉक्टर नितिन को आप यशस्वी बनाइए और इनको जिता के आप काम लीजिए। वो हमेशा गरीबों की बात करते हैं, बात करने का ही नहीं,
गरीबों का साथ देते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में आप कहीं भी जाएंगे तो शेड्यूल कास्ट के, वो पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कन्वीनर थे, उस नाते में हर लोग पहचानते हैं। उसके अलावा भी उनकी आवाज भी इतनी खनखनी है, जैसा कुछ बात अगर कहते हैं तो आपको भी समझ में आता है। तो तुम्हारा आपके नुमाइंदगिरी भी अच्छा करेंगे, आपकी भलाई भी होगी। और इस नॉर्थ नागपुर का जो रोड है, ये अपना ड्रेनेजेस है, जो कुछ भी समस्या जैसा उन्होंने बताया, पुलिस स्टेशन से लेकर रोड से लेकर सारी समस्याएं उन्होंने आपके सामने खुलकर रखी है। इसीलिए आप उन्हीं को वोट दो जो तुम्हारा काम करता है। और ये हमारी आघाड़ी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, ये आपके लिए है। इसीलिए आप सब लोग साथ देंगे हमारा। अरे जरा जोर से बोलो भाई। देंगे, बीजेपी को हराएंगे, नंबर 1 को जिताएंगे। नंबर 1 ही है नहीं, नंबर 1 को जिताएंगे, हाथ को जिताएंगे। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, मैं इतना ही बोल के मेरे बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भीम। देखो वहां नहीं बोल रहे, अंधेरे में जो बैठे ना वो नहीं बोल रहे। क्या बात है कि नाराज है क्या? जय भीम। देखो जय भीम की लाज रखना और नितिन रावत को चुन के लाना। जे हमारे असेंबली में आपकी आवाज रहेगी, वहां आप नहीं गए तो भी आपकी आवाज वहां पर जिंदा रहेगी। तो इसीलिए आप उनको चुन के लाकर कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। और देश को जरूरत है उनकी, हमको सभी लोगों की जरूरत के अलावा अगर महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार अगर यहां आ गई महाराष्ट्र में, तो मोदी साहब बराबर घर में सो जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र, उन्होंने हमको बोलते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं कि कर्नाटक एटीएम है और तेलंगाना कांग्रेस के लिए एटीएम है। और जब ये तेलंगाना ये कर्नाटक ये सब एटीएम हमको है, तो क्या महाराष्ट्र आपका एटीएम है? मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र क्या उनका एटीएम है? क्योंकि नहीं है उनका एटीएम, क्योंकि यहाँ पैसे मुंबई में बहुत मिलते हैं, हर एक को डराते हैं, ईडी का केस डालते हैं, सीबीआई से डराते हैं, सीबीसी से डराते हैं, सबको डरा डरा के पैसा जमा करके कॉरपोरेट कंपनियों से पैसा लेके, और ये जो इलेक्शन बॉन्ड उन्होंने खरीदा भारी संख्या में, और हजारों करोड़ उन्होंने जो जमा किया है, वो उनका एटीएम में कॉरपोरेट है, महाराष्ट्र है। अब मैं समझता हूं उन्होंने वर्क काम बांटा है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। कुछ अभी बोल रहे थे कोई लोग, फडणवीस को मुख्यमंत्री घोषित किया, ऐसा कुछ सुन रहा था मैं। सच है कि झूठ है आपको मालूम। वो किसको भी करने दो, हमारे लिए कोई बात नहीं है। नागपुर के लोग होशियार है, खासकर विचारधारा पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं आप लोगों की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं, आपको नमन करता हूं। तो इसीलिए भाइयों, भारत भी बचाओ,
गरीबों को बचाओ और ये अन्याय अत्याचार करने वाले सरकार को भी हटाओ और हटा के ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार लाओ। इतना ही कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।